नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में के दिनों में एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और एमपीपीएससी में कुछ संविधान और इकोनॉमिक्स के लगभग 20 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी करंट में एग्ज़ाम हुआ है और हमारा पीएससी उनके पीएससी थोड़ा सिमिलर टाइप का भी है, तो ये 20 नए क्वेश्चन हैं जो एमपीपीएससी में आए थे। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, अगर हो सके तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे काम आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता। ठीक है, सबसे पहला बात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है। ठीक है, तो हमको पता रहना चाहिए यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया 1948 में। कहाँ आया? पेरिस में। ठीक है, पेरिस में यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में आया और भारत ने उसको स्वीकार किया 1993 में। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट पास हुआ भारत में और हम भी किसका गठन किए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो संरचना है उसकी बात किया जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक तो केंद्र में रहता है। ठीक है, केंद्र में रहता है और एक रहता है राज्य में। ठीक है, राज्य में और केंद्र में। केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है और उस समिति के गठन की सिफारिश से उसके अध्यक्ष और सदस्यों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और राज्य में राज्य का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रहता है, राज्य का जो मानवाधिकार आयोग रहता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? गवर्नर के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये अपनी स्वेच्छा से नियुक्ति कर देगा क्या? नहीं। गवर्नर की जो नियुक्ति के द्वारा जो गवर्नर नियुक्ति की जाती है, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ठीक है, और स्पीकर जो रहता है विधानसभा का, या जिसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, या विधानसभा का अध्यक्ष भी बोल सकते हो आप, और नेता प्रतिपक्ष ये समिति बनती है और ये सलाह देती है राज्यपाल को कि इसको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग का काम क्या है? ठीक है, इसका काम है शिक्षा, ठीक है, लाइफ, ठीक है, लाइफ से संबंधित, या जीवन लिख सकते हैं इसको, जीवन से संबंधित, स्वतंत्रता, आज़ादी, या अगर कोई गुलाम बना के किसी को रखे हो, ठीक है, तो ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट जाते हैं, उनको छुड़ाते हैं, तो ये सब राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समानता इसके अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें क्या बोला है कि इसके दायरे में क्या नहीं आता, तो समानता से संबंधित अधिकार इसके दायरे में नहीं आ सकते। ठीक है, और शिक्षा के अधिकार की मैं बात करूँ तो शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल, ये देखो, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों एक प्रकार के क्या है? फंडामेंटल राइट है। जैसे समानता का अधिकार भी एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, और समानता का या समता का अधिकार संबंधित है आर्टिकल 14 से संबंधित है। शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार संबंधित है आर्टिकल 21A से। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, उसको शिक्षा को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया था। जीवन से संबंधित अधिकार है आर्टिकल 21 में, इसी में अमेंडमेंट करके 21A भी जोड़ा गया था। स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समानता का अधिकार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, देखो, राष्ट्रीय हरित अभिकरण जो है
वो क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट के संबंधित एक न्यायिक संस्था है, समझ लो, ठीक है, न्यायिक संस्था है ये। एनजीटी का गठन करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है, ठीक है। पहले नंबर में एनजीटी का गठन किया था ऑस्ट्रेलिया ने, फिर न्यूजीलैंड ने, फिर भारत ने, ठीक है। एनजीटी का काम ये रहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम ये रहता है कि ये जो पर्यावरण के से संबंधित जो अपराध हैं उसकी सुनवाई इसमें की जाती है, ताकि जो हमारी न्यायिक संरचना है, आपको पता है उसमें कितने केस पेंडिंग हैं, ठीक है, तो उनके बोझ को कम करने के लिए एनजीटी का गठन किया गया था, ठीक है। और अगर बात किया जाए इसके मुख्यालय की, ठीक है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि इसके क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, ठीक है। तो नई दिल्ली में इसका एनजीटी का मुख्यालय है, और क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, सबसे पहला नीचे चेन्नई में है, ठीक है, उसके बाद ऊपर कोलकाता में है, ठीक है, उसके बाद उसके बगल में पुणे में है, ठीक है, उसके बाद चेन्नई में है, कोलकाता में है, पुणे में है और भोपाल में है, ठीक है। तो ये 4 जगह एनजीटी के क्या है, क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, 4 जगह एनजीटी के क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, और जो इसका मेन मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे देश में कैग होगा, ये कौन बोलता है, आर्टिकल 148 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। आर्टिकल 148 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाएगी, जिसका कार्यकाल कितना रहेगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। अगर उसके 6 वर्ष का कार्यकाल पहले पूर्ण हो जाता है तो 6 वर्ष उसका कार्यकाल माना जाएगा। अगर 65 वर्ष का कार्यकाल पहले पूर्ण होता है तो 65 वर्ष का उसका कार्यकाल माना जाएगा, ठीक है। वर्तमान में मतलब इसका आंसर क्या होगा, 6 वर्ष होगा। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है, सी गिरीश चंद मुर्मू। कौन है हमारे नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक, गिरीश चंद मुर्मू, ठीक है, चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा हेतु लोक सेवा आयोग के संबंध में, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। इसको देख के बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया है, गठन, होमवर्क है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये एमपीपीएससी का ही क्वेश्चन है ना, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। 12वें वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन थे, तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर रंगराजन, ठीक है। लेकिन मेरे को नहीं लगता इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अभी वर्तमान में 14वां या 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक है। इससे पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, रेड्डी जी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, रेड्डी जी थे, ठीक है। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, रंगराजन, ठीक है, रंगराजन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है, 2021 से लेकर 2025 तक, 2021 से लेकर 2025 तक, ठीक है। वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 में किसका जिक्र किया गया है, वित्त आयोग का जिक्र किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य निर्दिष्ट है, ठीक है। मतलब ये भी क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल है, ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देख लो, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य निर्दिष्ट है, तो इसका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में गठन हुआ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। अब इसमें बोला है कि कार्य के बारे में किसमें बताया गया, तो इसमें धारा 10 में बताया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के कार्यों के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य के इसमें बताया धारा 10 में। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग
के व्यय से संबंधित है। बाप रे, ठीक है, लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले लोक सेवा आयोग का उल्लेख पार्ट 14 में किया गया है और पार्ट 14 में संबंधित है आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक। ठीक है, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक लोक सेवा आयोग की बात करता है, जिसमें अगर देखें तो आर्टिकल 315 बोलता है कि एक तो सेंट्रल में और एक तो स्टेट में। स्टेट में एक क्या होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा। 316 में उसकी संरचना और उसके कार्यकाल के बारे में बात किया गया है कि जो आर्टिकल 316 है उसमें यह बोलता है कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किया जाए तो एक अध्यक्ष होगा उसमें और 10 उसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की टोटल टीम कितने लोग की रहेगी, 11 सदस्यों की टीम रहेगी, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और 10 क्या होंगे, सदस्य होंगे। अगर उनके कार्यकाल की बात किया जाए तो पब्लिक सर्विस कमीशन का के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। लेकिन ये है यूनियन यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल। और अगर अपन स्टेट पीसीएस के सदस्यों का कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। ठीक है, तो केंद्र में 65 वर्ष की आयु, राज्य में 62 वर्ष की आयु। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, अध्यक्ष की, तो केंद्र में किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इसके द्वारा राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर राज्य की बात किया जाए, स्टेट में नियुक्ति करता है राज्यपाल या गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा उसकी पीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन उनको पद से हटाने की बात किया गया है। तो सेंट्रल में भी राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जाता है और राज्य में भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उसको पद से हटाया जाता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए व्यय की, ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के व्यय की बात की गई है आर्टिकल 322 में। ठीक है, आर्टिकल 322 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के स्थान पे एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया है, तो आप सबको पता है मोदी जी के आने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग में हम पहले पंचवर्षीय योजनाओं में के आधार पे आर्थिक समीक्षा करते थे, लेकिन अब नीति आयोग क्या हो गया है, नीति आयोग आने के बाद पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं आप। ठीक है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यही इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 1980 में, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पानी पी लेता हूं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखो, भारत में अगर राष्ट्रीयकरण का इतिहास देखा जाए तो सबसे पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने बैंक है, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो 19 जुलाई 1948 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वर्तमान में अगर कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है पूछा गया तो क्या बताओगे, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, कितने बैंक है, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारतीय लघु
उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारतीय लघु, मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी बोलते हैं। ठीक है, तो सिडबी का बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का क्या बोल रहा है, स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1990 में। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना आप सबको पता है कि 12 जुलाई 1982 को सीयू-रमन समिति की सिफारिश पे किसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल कौन से सदस्य शामिल होते हैं? सबसे पहले निर्वाचन मंडल का उल्लेख राष्ट्रपति में आर्टिकल 54 या 54 में किया गया है। आर्टिकल 54 बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किया जाएगा, जिसके सदस्य के रूप में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इन 4 सदस्यों को मिला के निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाएगा और जो क्या करेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। अब इसमें देखते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लेकिन बस वही नहीं शामिल होते, विधानसभा के भी सदस्य हैं और दिल्ली और पौंडीचेरी के भी सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, सिर्फ सदस्य बोलना इसलिए सही नहीं है क्योंकि राज्यसभा में आपको पता है इलेक्टेड मेंबर के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, निर्वाचित सदस्यों के साथ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। और संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो बेस्ट आंसर क्या होगा हमारे लिए? ये होगा। ठीक है, सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो कौन कौन से शामिल होंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य। इसमें देखो क्या बोला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है। यह व्यवस्था देश की किस संविधान से ली गई है? देखो, सबसे पहली बात तो 4 में डीपीएसपी का उल्लेख कतई नहीं है, 4 में है। ठीक है, अब डीपीएसपी का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व वो प्रकाश है जो आपको रास्ता दिखाता है। अब रास्ता मतलब कोई लक्ष्य भी होगा, तो उस प्रकाश का या उस रास्ते का लक्ष्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। या नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य क्या है? कि आप वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर सको। और अगर आपको वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है तो आपको आर्टिकल 39 में दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने को वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है तो आपको 40 में दिए गए पंचायती राज की स्थापना करना पड़ेगा। अगर आपको वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है तो आर्टिकल 41 में दिए गए काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगर आपको वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है तो आर्टिकल 42 में बताया गया है कि आपको काम की न्यायोचित दशा उपलब्ध कराना है, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी सुनिश्चित करना है, सिविल से समान नागरिक संहिता 44 में स्थापित करना है, 45 में आपको शिक्षा देना है। ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों को वो आपका लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब दिए गए प्रावधानों को अगर आप पालन कर सकते हो तो ही आप क्या कर सकते हो? वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर सकते हो। और अगर इस ऑप्शन की बात किया जाए तो डीपीएसपी का प्रोविजन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से आपको पता है कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है, मतलब दक्षिण अफ्रीका से हम संविधान में जो संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन को अपनाए हैं। और अगर ब्रिटेन की बात किया जाए तो ब्रिटेन से हम क्या लिए हैं? संसदीय प्रक्रिया। ब्रिटेन से क्या लिए हैं? संसदीय प्रक्रिया लिए हैं। ठीक है, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? ठीक है, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाता है? तो देखो, राज्यसभा, लोकसभा,
लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 81 में लोकसभा का जिक्र है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र है और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और ये तीनों संस्था मिलके संसद का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बन गया है? ठीक है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? देखो, संविधान में एक संशोधन हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 का संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से हम फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A को ऐड किए, जिसमें हम ये बोले कि देश के नागरिकों को हमको क्या देना है? शिक्षा का अधिकार देना है। क्या देना है? शिक्षा का अधिकार देना है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए। फंडामेंटल ड्यूटीज में हम ये बोले कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी बोले, और ये बोले कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना माता पिता का क्या होगा? अधिकार होगा। अब इसमें आर्टिकल 21 में हम बोले शिक्षा का अधिकार, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की बात की गई। इसमें कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा की बात की गई। उसके बाद हम जोड़े डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी में हम ये जोड़े कि आर्टिकल 45 में हम ये बोले कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। नीति निर्देशक तत्व में हम बोले कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो कुल मिला के 86वां संविधान संशोधन 2002 में हम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, इन तीनों सेगमेंट में संशोधन किए। फंडामेंटल राइट में हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किए आर्टिकल 21A के माध्यम से। फंडामेंटल ड्यूटीज में हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता को ये बोले कि भाई आप कम से कम शिक्षा स्कूल तक पहुंचाओ तो बच्चों को, 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। उसके बाद डीपीएसपी में हम क्या बोले? डीपीएसपी में हम बोले आर्टिकल 45 में हम बोले कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 45 में पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई थी, लेकिन इसको हटा दिया गया और इसके बदले क्या जोड़ा गया? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि टोटल कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया, और इससे ये हम प्रभावित हुए थे। यूएसएसआर, सोवियत संघ से प्रभावित होकर हमने अपने संविधान में क्या ऐड किया था? फंडामेंटल ड्यूटीज। उस टाइम ये इसकी सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के माध्यम से ही हम फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े और 10 मौलिक कर्तव्यों को हमने संविधान में स्थान दिया। लेकिन बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से हमने 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया और ये बोला कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना माता पिता की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका 11वां होगा ना, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 76 के माध्यम से और 11वां 86 2002 के माध्यम से। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया है? समाजवादी शब्द, ठीक है, सोशलिज्म को हमने ऐड किया 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अभी तक प्रस्तावना या